Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Today we are going to start the lesson number 1 of second year and the title of the lesson is The Dying Sun. बेटे आज हम लोग जो चीज़ करेंगे इस लेसन में वो होगा इसका इंट्रोडक्शन और इसकी समरी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आज का हमारा एजेंडा क्या है और आज हमने किन किन चीज़ों को डिस्कस करना है। वो होंगी हमारी सबसे पहले इंट्रोडक्शन अबाउट लेसन नंबर 1 द डाइंग सन। आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद ये जो पिक्चर भी बेटे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है ये इस स्टोरी का इस लेसन का राइटर है जेम्स जीन्स। और लेसन की समरी हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रिपेयर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और ये कैसे प्रिपेयर करेंगे ये भी मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में बेटे जब आप लोग समरी पढ़ोगे ना तो उसमें बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने का बेहतरीन तरीका जो आपके पास है वो ये है कि आप उन सेंटेंसेस को पढ़ो और उसमें से आप लोग 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है आप 2 मार्क्स के क्वेश्चन जितना उसमें से पोर्शन निकाल लो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो इस तरीके से आप लोग अपने क्वेश्चन भी तैयार कर लोगे और साथ में आपके जो है ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ये भी आपके साथ साथ सॉल्व होते जाएंगे। और मल्टीपल चॉइस बनाने का एक दूसरा जो तरीका आप लोग यूज़ करोगे वो ये होगा कि आप लोग उन पॉइंट्स को माइंड में रखो और आप डिफरेंट ऑप्शंस लिख के उस पॉइंट को माइंड में रखते हुए उसके ऊपर टिक लगाओ जिससे आपका वो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपके माइंड में सेव हो जाए कि आपका कॉन्सेप्ट और आपका जो क्वेश्चन आपने याद किया है उसका ट्रू आंसर वो कौन सा होगा। इस तरीके से आप मल्टीपल चॉइस भी तैयार करोगे और 2 मार्क्स का जो क्वेश्चंस आपको आने हैं इस पोर्शन में से वो भी आपके साथ साथ बनते जाएंगे। इंट्रोडक्शन में हम लोग बेटे देखेंगे कि ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है जेम्स जीन्स ने। तो इसका भी आप लोगों का एक MCQ बन सकता है। वो कैसे? हु इज़ द राइटर ऑफ द डाइंग सन? द राइटर ऑफ द डाइंग सन इज जेम्स जीन्स। ये डिफरेंट शेड में आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद टाइटल हम लोगों ने इसका देख लिया। लेसन इज़ अबाउट द क्रिएशन एंड लोनलीनेस ऑफ द अर्थ। बेटे ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन आपको 2 पोर्शंस में नज़र आ रही है। लेसन इज़ अबाउट द क्रिएशन। क्रिएशन मीन्स हाउ डिड द अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। ये दुनिया कैसे वजूद में आई, इसकी क्रिएशन कैसे हुई, ये ही इसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बताया हुआ है। जेम्स जीन्स ने अपना एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट इसमें दिया हुआ है कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। और उसके बाद दुनिया जब वजूद में आ गई तो उसके बाद उसकी लोनलीनेस पे इसने हमें बताया हुआ है कि इसमें हम लोग लोनलीनेस फील करते हैं कि किसी और सियारे के ऊपर अभी तक ज़िंदगी का वजूद मुमकिन नहीं हो सका, तो इस सिर्फ ज़मीन के ऊपर ही है। तो सिर्फ ज़मीन के ऊपर इंसानों का होना और बाकी पूरी जो यूनिवर्स है वहाँ पे किसी भी सियारे के ऊपर इंसान नहीं रहते। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ लोनलीनेस दैट इज़ वाई द पीपल फील फियर अबाउट इट। तो इसके बारे में इसने हमें बताया हुआ है। उसके बाद ये जो लेसन है ना बेटे ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है, ये कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो कि रियलिटी से हटके हो। ये एक रियलिस्टिक जो है ना कॉन्सेप्ट के ऊपर है और ये एक साइंटिफिक आउटलुक के ऊपर है, यानी ये कोई फेरी टेल नहीं है, ये कोई इमेजिनेटिव स्टोरी नहीं है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। उसके बाद बेटे हम लोग देखेंगे कि आज का हमारा एम क्या है, यानी किन किन चीज़ों को हमें अंडरस्टैंड करना है अपनी इस लेक्चर के लास्ट तक। तो वो हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को जेम्स जीन्स की थियरी का जो है ना मुकम्मल कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाना चाहिए, यानी आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए। और अंडरस्टैंड अबाउट द स्टार्स एंड स्पेस कि स्टार्स और स्पेस ये क्या है और हमारी जो अर्थ है उसकी इसमें सिग्निफिकेंस क्या है और हमारी अर्थ कहाँ फॉल करती है और ये बाकी जो स्टार्स हैं और जो स्पेस है और जो यूनिवर्स है वो उसका जो साइज़ है वो कितना है और हमारी अर्थ की उसके अंदर क्या वैल्यू है। इन चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें इंशाल्लाह देखेंगे। और उसके बाद अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ अर्थ एंड लाइफ और हमारी जो अर्थ है जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं इसकी क्या वैल्यू है। जो हमारी लाइफ है क्या ये किसी और स्टार के ऊपर स्पेस में किसी भी और जगह पे क्या इसका वजूद हो सकता है। इन चीज़ों के बारे में जेम्स जीन्स ने अपना ये थियोरेटिकल फ्रेमवर्क हमें दिया। बेटे सबसे पहले ये आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो लिंक फॉर टेक्स्ट बुक। तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो कि ये आप लोगों का बेटे बुक का इमेज होगा और इस बुक के इमेज को
आप लोग देख लें, ये आपकी बुक का टाइटल है जिसमें से ये लेसन हमारा फर्स्ट वाला लेसन है। और ये जो रेड लिंक अभी मैंने आप लोगों के सामने शो किया है, इसको मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। ये रेड लिंक है। ये रेड लिंक बेटे आप लोग अगर क्लिक करोगे तो नेट भी साथ होना चाहिए, तो ये आपकी डायरेक्ट ये वाली बुक जो है ना सॉफ्ट फॉर्म में, जिन बच्चों के पास ये हार्ड फॉर्म में है, जिनके पास अभी अवेलेबल है वो बच्चे तो ठीक है, जिनके पास अभी नहीं है तो वो बच्चे इस लिंक को प्रेस करेंगे तो उनके पास एक पेज ओपन होगा जिस पे लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ। तो वो बच्चे वहाँ से ये वाली बुक डाउनलोड कर लेंगे और डेली बेसिस पे वो अपना लेसन जो है ना, जो स्टोरी पढ़ना चाहते हैं और जो उसकी रीडिंग करना चाहते हैं, वो बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। जिनके पास ये हार्ड फॉर्म में मौजूद नहीं है, जिनके पास ये अभी बुक नहीं है, वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जिनके पेरेंट्स अभी बाजार नहीं जा रहे हैं या किसी को कोई भी इशू है तो यहाँ से बेटे सुकून से आपको ये बुक मिल जाएगी। आज का हम लेसन देखते हैं कि इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या क्या हैं। इसके अंदर हम लोग देखेंगे मूवमेंट ऑफ स्टार्स। राइटर ने ना इसके अंदर हमें मूवमेंट ऑफ स्टार्स बताई है कि स्टार्स एक जगह पे स्टैग्नेंट रहते हैं या वो मूव करते हैं। अगर वो मूव करते हैं तो वो किस तरह मूव करते हैं। राइटर कहता है कि स्टार्स जब मूव करते हैं तो वो इस तरह मूव करते हैं कि बिल्कुल एक जो सितारा है वो दूसरे के नज़दीक कभी भी नहीं आया। और सितारे कितने हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर इंसान उनको काउंट करे ना तो उनको काउंट नहीं कर पाएगा। यानी जितने रेत के ज़र्रे होते हैं ना, रेत के ज़र्रों को इंसान काउंट नहीं कर सकता। कहते हैं जितने रेत के ज़र्रे होते हैं ना, उन ज़र्रों से भी कहीं ज़्यादा वो वहाँ पे स्टार्स हैं। तो डेफिनेटली एक इंसान कैसे उनको काउंट कर सकता है, या एक सितारा दूसरे के नज़दीक नहीं जाता। अब ये दो चीज़ें हमें बहुत कन्फ्यूजन जो है ना माइंड में करती हैं कि स्टार्स भी अनइमेजिनेबल है, इतने ज़्यादा है कि रेत के ग्रेन्स, रेत के ज़र्रों से भी ज़्यादा। और दूसरी तरफ वो हमें बता रहा है कि वो एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं जाते। तो इनके दरमियान में जो एक सिचुएशन हमें नज़र आती है वो ये है कि शायद यूनिवर्स ही, ये जो खला है, ये जो स्पेस है, शायद ये ही इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो एक दूसरे के नज़दीक जा ही नहीं सकते। तो ये ही इसका बेटे आंसर है कि स्टार्स बहुत ज़्यादा है, अनइमेजिनेबल, अनकाउंटेबल है और वो एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं जाते। तो रीज़न इसका बिल्कुल यही है कि खला बहुत ज़्यादा बड़ा है जिस वजह से कोई भी सितारा दूसरे के नज़दीक नहीं जाता। तो इनकी मूवमेंट इस तरीके से होती है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की है। उसके बाद जेम्स जीन्स जो है वो एक जो बिग बैंग थ्योरी, जो बच्चे इसके बारे में जानते हैं वेल एंड गुड, जो बच्चे नहीं जानते वो नेट से हेल्प ले सकते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। बिग बैंग थ्योरी जो है ये इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये लेसन भी है। बिग बैंग थ्योरी में मैं शॉर्ट्स आपको बता देती हूँ कि ये बताया गया था कि कैसे जो है ना एक सियारा गर्दिश करता हुआ, ऐसा कभी हुआ तो नहीं कि वो दूसरे के नज़दीक जाएं जैसे कि मैंने पिछले पॉइंट के अंदर आपको एक्सप्लेन किया है, लेकिन अगर एक सितारा गर्दिश करता हुआ दूसरे के नज़दीक आ जाए कई सालों बाद या बहुत अरसे बाद, ऐसा अगर हो जाए तो फिर क्या होगा या फिर क्या हुआ होगा। तो बिल्कुल ऐसा ही बिग बैंग थ्योरी में बताया गया है कि गर्दिश करता हुआ एक सियारा दूसरे के नज़दीक आ गया। जब वो दूसरे के नज़दीक आया तो बिल्कुल उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स थी। ग्रेविटेशनल फोर्स आप सब जानते होंगे कि वो एक चीज़ जो है वो दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। तो वो जो गर्दिश थी उन दोनों के दरमियान में, दोनों गर्दिश कर रहे थे, लेकिन उनके दरमियान में ग्रेविटेशनल फोर्स जब आई तो दोनों दूसरे के इतने ज़्यादा नज़दीक हो गए। और एक जो है ना वो जो स्टार था वो बहुत ज़्यादा हॉट था, ठीक है, जिसको हम लोग सन कहते हैं, ठीक है। अब वो जो सन है ना वो बहुत हॉट वेव्स दूसरे जो है सियारे के ऊपर डाल रहा था, और उसके ऊपर जब वो वेव्स डाला था तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी थी और वो एक दूसरे को उसके ऊपर वो गर्म अपनी जो शुआएं भी डाल रहा था, उसकी हॉट वेव्स भी उसके ऊपर डाल रही थी और एकदम एक बैंग हुआ जिसको बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत डिटेल से कॉन्सेप्ट बेटे आप बिग बैंग थ्योरी जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको ये मिल सकता है। तो उस बिग बैंग के नतीजे में क्या हुआ कि सन के सामने जो सियारा आया हुआ था वो बिट्स एंड पीसीज में कन्वर्ट हो गया, यानी वो छोटे छोटे टुकड़े बन गए उसके, वो टूट गया और टुकड़ों में कन्वर्ट हो गया। और उन टुकड़ों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने कहीं गिरने की बजाय या ज़ाया होने की बजाय वो छोटे छोटे टुकड़े सन के गिर्द उन्होंने राउंड करना शुरू कर दिया। जब वो सन के गिर्द राउंड कर रहे थे तो उनमें से एक जो है ना वो क्या है, हमारी अर्थ। दिस इज द वे दैट अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स।
तो ये बेटे कॉन्सेप्ट है जेम्स जीन्स का, ये उसकी थ्योरी है जिसके ऊपर ये लेसन लिखा गया है कि ये अर्थ कैसे बनी। तो अभी आई होप सो कि आप सब अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये अर्थ कैसे बनी। बिग बैंग थ्योरी इसमें आपको हेल्प आउट कर सकती है, लेकिन मैंने जो लेक्चर आपको अभी से पहले बताया उसमें आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे एक हॉट जो है वो स्टार के नजदीक दूसरा स्टार गया, वो अपनी वेव्स उसके ऊपर छोड़ने लगा और एकदम क्या हुआ, एक बैंग हुआ, और उस बैंग के नतीजे में क्या हुआ, वो जो दूसरा सियारा था वो बिट्स एंड पीसीज में कन्वर्ट हो गया, और वो बिट्स एंड पीसीज ने सन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया, जिसमें से एक क्या है, हमारी अर्थ। और अर्थ आप लोगों को पता है कि ये रिवॉल्व कर रही है, आपने ये तो पढ़ा है ना, जमीन मूव करती है, जमीन घूमती है, तो ये ही कॉन्सेप्ट है इसका। उसके बाद हम लोगों ने देखा अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थ कैसे क्रिएट हुई। अर्थ इस तरीके से क्रिएट हुई कि वो जो बिट्स एंड पीसीज थे उनमें से एक जो पीस है वो क्या है, हमारी अर्थ। तो ये एग्जिस्टेंस फिर अर्थ के ऊपर लाइफ की कैसे हुई, इसके बारे में क्या कहता है कि जिंदगी का वजूद फिर कैसे शुरू हुआ। अर्थ तो वजूद में आ गई, लेकिन अर्थ के बाद, जमीन के बाद लोगों का जो है ना वो कैसे वजूद जो है ना वो दुनिया पे उसका आगाज हुआ। जेम्स जीन्स कहता है कि सबसे पहले एक छोटा सा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कोई जिंदा मादा, कोई जिंदा चीज। कहता है सबसे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म था, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बढ़ता बढ़ता प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग की शक्ल में आ गया, और इस तरीके से जो है इंसानों का वजूद जो है इस अर्थ के ऊपर स्टार्ट हो गया। तो ये जेम्स जीन्स ने अपने इस लेसन के अंदर हमें क्रिएशन ऑफ अर्थ और एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, इनके बारे में हमें एक्सप्लेन किया है। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज उसने बताई है लेसन के ऑलमोस्ट लास्ट वाले पोर्शन में, उसने बताया कि नेसेसरी एलिमेंट्स ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन रेज होता है कि लाइफ को, अर्थ के ऊपर तो लाइफ जो है वो स्टार्ट हो गई, तो बाकी भी तो इतने ज्यादा स्टार्स हैं, जो मैंने आपको इस पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन किया था, ये मूवमेंट ऑफ स्टार्स के अंदर, कि कौन कितने ज्यादा सियारे गर्दिश कर रहे हैं। तो उसके बाद इसने बताया, ये जो लास्ट वाला पॉइंट्स बेटे मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ, नेसेसरी एलिमेंट्स फॉर लाइफ। जेम्स जीन्स कहता है कि जिंदगी को वजूद में लाने के लिए नेसेसरी एलिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। अब वो नेसेसरी एलिमेंट्स क्या हैं? एयर बहुत ज़रूरी है, वाटर बहुत ज़रूरी है, मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर बेटे क्या होता है कि जिसमें इंसान को ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस हो और ना ही बहुत ज़्यादा सर्दी वो फील करे। एक मॉडरेट सा टेम्परेचर रहना चाहिए जिसके अंदर इंसान रह सके। जैसे हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि अगर सर्दी होती है तो वो इतनी होती है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो उसको कवर कर लेता है, और गर्मी होती है तो वो भी इतनी होती है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इतना होना चाहिए जिसमें इंसान जिंदा रह सके। लेकिन जो बाकी सारे सियारे हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि अनइमेजिनेबल, अननंबरेबल स्टार जो है वो मूव कर रहे हैं यूनिवर्स में, तो वो जो बाकी अर्थ के अलावा जितने भी वहां पे सियारे हैं वो सारे इतने ज्यादा हॉट हैं, इस कदर हॉट हैं कि वहां पर या तो जिंदगी इंसान की पिघल जाएगी, और या वो इतने ज्यादा कोल्ड है कि वो इंसान वहां पे जम जाएगा। तो इंसान को जिंदा रहने के लिए ना तो बहुत ज्यादा सर्दी की जरूरत है और ना ही बहुत ज्यादा गर्मी की। अगर तो बहुत ज्यादा सर्दी होगी तो इंसान मर जाएगा, और इसके कॉन्ट्रेरी अगर बहुत ज्यादा गर्मी होगी तब भी इंसान मर जाएगा। तो रीजन यही है कि ये एलिमेंट्स वहां पर मौजूद नहीं है। ये एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ मौजूद है बेटे? अर्थ पे। तो इस वजह से अर्थ के ऊपर ही इंसान रहते हैं और ये नेसेसरी एलिमेंट्स इंसान को यहीं पे मिलते हैं। आई होप सो कि आप लोग इस स्लाइड को अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। अब हम ये सारी एक्चुअली जो इस लेसन का जो क्रक्स है, इस लेसन का जो निचोड़ है, वो ये इन पॉइंट्स के अंदर है। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। तो समरी में बेटे जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स को पिंकिश फॉर्म में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, और ये जो पिंक शेड में हाईलाइट किए हुए हैं वर्ड्स, ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट होंगे, ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग इनको डैश इज एन एक्सप्लोरेटरी एसे बाय सर जेम्स जीन्स, तो द डाइंग सन यहाँ पे आ सकता है। तो द डाइंग सन इज एन डैश एसे बाय सर जेम्स जीन्स। तो इस तरह करके आप लोग इसमें से सिनोनिम्स भी रेडी कर सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी रेडी कर सकते हो, और 2 मार्क्स का जो आपको क्वेश्चन है ना लेसन में से, वो भी आप लोग इसमें से रेडी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बेटे आप लोगों ने इन चीज़ों को करना है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सको।
अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। द डेइंग सन इज एन एक्सप्लोरेटरी एसे बाय सर जेम्स जीन्स। एक्सप्लोरेटरी ऐसे का मतलब यह है कि उसने एक्सप्लोरेशन यानी उसने एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के ऊपर, एक नजरिए के ऊपर उसने ये ऐसे लिखा हुआ है, ये स्टोरी लिखी हुई है। इन दिस ऐसे ही डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ द सन एज कंपेयर्ड टू द अर्थ एंड द यूनिवर्स। उसने बताया हुआ है कि सन का साइज क्या है और उसने कंपेयर किया हुआ है उसको अर्थ के साथ और यूनिवर्स के साथ। अर्थ के साथ कंपेयर करेगा तो अर्थ इज शॉर्टर देन द सन, और अगर यूनिवर्स के साथ करेगा तो यूनिवर्स बहुत ज्यादा बड़ी है, जैसे कि मैंने लास्ट वाली स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन किया। ही सेज दैट देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द यूनिवर्स। यहाँ पे आप बेटे वर्ड देख रहे हो, एक काउंटलेस। देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द यूनिवर्स। हाउ मेनी स्टार्स आर देयर इन द यूनिवर्स? तो आप यहाँ पे आंसर मुझे कर सकते हो, काउंटलेस स्टार्स। इतने ज्यादा स्टार्स हैं कि आप लोग उसको काउंट नहीं कर सकते। एंड मोस्ट ऑफ देम आर बिगर देन द सन। और वहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिवर्स में जो सितारे हैं या सितारे वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है एंड मोस्ट ऑफ देम आर बिगर देन द सन। द स्टार्स ट्रेवल इन द यूनिवर्स मिलियन माइल्स अवे। वो स्टार्स जब ट्रेवल कर रहे हैं ना स्पेस में यानी खला में, यूनिवर्स में, वो जो ट्रेवल कर रहे हैं वो इस तरह ट्रेवल कर रहे हैं कि वो एक दूसरे से मिलियन माइल्स अवे है, मिलियन माइल्स अवे। इतने इतने ज्यादा दूर है, इतने ज्यादा दूर है कि हो ही नहीं सकता कि वो एक दूसरे के नजदीक आए, मिलियन माइल्स अवे। लेकिन इतने सालों से जो वो गर्दिश कर रहे हैं, माइट पॉसिबल कभी दूसरे के नजदीक आ ही जाए कभी। फॉर ईच अदर एंड दे रेयरली कम क्लोज। रेयरली का मतलब होता है कभी कभार, शाज़ो नादर ऐसा हो सकता है कि वो एक दूसरे के नजदीक आ जाए। सर जेम्स जीन्स सीम्स टू बिलीव बिग बैंग थ्योरी। इसको मैंने पहले बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया है। वो कहता है जेम्स जीन्स शायद बिलीव करता है बिग बैंग थ्योरी पे, ऑफ द क्रिएशन ऑफ द अर्थ, के अर्थ जो है वो कैसे क्रिएट हुई, बिग बैंग थ्योरी से ये क्रिएट हुई। एंड अदर प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम आप सब जानते हो उसमें कितने स्टार्स हैं और वो कैसे मूव कर रहे हैं। ही सेज दैट सम 2000 मिलियन ईयर्स अगो। आज की बात नहीं है, कल की बात नहीं है, 2 महीनों की, 2 सालों की, 2 सदियों की बात नहीं है। 2000 मिलियन ईयर्स अगो, कई हजार साल पहले की बात है। क्या हुआ? अब यहां से वो स्टोरी स्टार्ट करने लगा है कि दुनिया कैसे वजूद में आई। एक्चुअली हाउ डिड अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस। वो कहता है अ वंडरिंग स्टार, एक गर्दिश करता हुआ आवारा सा सियारा, केम नियर द सन। वो किसके नजदीक आ गया? सूरज के नजदीक आ गया। इट्स ग्रेविटेशनल पुल। ग्रेविटेशनल पुल का मतलब होता है उसके अंदर जो फोर्स थी, क्रिएट्स अ ह्यूज टाइड। टाइड का मतलब होता है बेटे वेव, एक लहर। वो बहुत बड़ी उसने एक लहर जो है ना वो छोड़ी किसके ऊपर? ऑन द सरफेस ऑफ द सन, सूरज की सतह के ऊपर। यानी एक जो सियारा गर्दिश करता हुआ आ रहा था सन के नजदीक, उसने बहुत बड़ी एक लहर छोड़ी किसके ऊपर? सूरज के ऊपर। इट बिकेम सो ह्यूज दैट, वो इतनी बड़ी हो गई कि इट ब्रस्ट। ब्रस्ट का मतलब होता है वो टूट गई, वो फट गई। एंड इट्स पीसीस, और उसके जो टुकड़े थे, फेल इन द स्पेस। वो कहाँ गिर गए? सारे स्पेस में ही गिर गए, ये यूनिवर्स में ही बिखर गए। सो दीज टॉन पीसीस, और ये टुकड़े हुए हुए जो पीसीस थे ऑफ आवर सन, जो सूरज के थे, बिगेन टू मूव अराउंड द सन। उन्होंने किसके गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया? सन के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिया। दीज आर द प्लैनेट्स, इनको क्या कह के बुलाया जाता है? प्लैनेट्स। व्हाट आर द पीसीज कॉल्ड? तो आप यहाँ पे आंसर कर सकते हो, दे आर कॉल्ड प्लैनेट्स। ऑफ विच अवर अर्थ इज वन, जिसमें से एक क्या है? हमारी जमीन। यहाँ पे आप दे सकते हो ऑफ विच अवर अर्थ इज वन। दिस इज द एक्चुअली आंसर ऑफ द क्वेश्चन दैट हाउ डिड अर्थ केम इनटू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। बेटे ये आप लोगों ने नहीं भूलना कि ये कॉन्सेप्ट जेम्स जीन्स का है। हमारा ये एज अ मुस्लिम हमारा ये बिलीफ नहीं है। एज अ मुस्लिम वी ऑलवेज से दैट हु क्रिएटेड द वर्ल्ड, वी ऑलवेज से दैट अल्लाह क्रिएटेड द वर्ल्ड। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जेम्स जीन्स तक रखना है कि जेम्स जीन्स के अकॉर्डिंग ये अर्थ ऐसे वजूद में आई। ओके, नेक्स्ट रीडिंग करते हैं। देयरफॉर आवर अर्थ and other planets came into being as a result of a rare accident।
शाजो नादर ऐसा हुआ, या कभी कई हजार साल पहले की बात है कि एक सियारा जो है दूसरे के नजदीक चला गया, वो आपस में टकराए और उनके टकराने के नतीजे में दूसरे सियारे के टुकड़े हो गए और उस सियारे ने गर्दिश करना शुरू कर दिया, टुकड़ों में उन सारे टुकड़ों ने गर्दिश करना शुरू कर दिया। तो उनमें से क्या है हमारी जमीन, तो ये एक कौन सा एक्सीडेंट है, रेयर एक्सीडेंट। रेयर का मतलब होता है जो कभी कभार हो, जो कई हजार सालों बाद वाकया हो, जो रोज रोज नहीं होता, कई हजार सालों बाद। तो कहता है ऐसे ही अचानक अर्थ जो है ना वो वजूद में आ गई। द राइटर ने रेट्स हाउ द लाइफ स्टार्टेड ऑन द अर्थ। राइटर ने इसमें हमें बताया कि ये अर्थ कैसे वजूद में आई। ही सेज दैट ही डजंट एग्जैक्टली नो, ये कहता है कि मैं एग्जैक्टली नहीं जानता हाउ इट हैपेंड, कि ऐसा कैसे हुआ, बट द लाइफ स्टार्टेड, लेकिन जिंदगी स्टार्ट हो गई इन सिंपल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कहते हैं मुझे नहीं पता कि अर्थ के वजूद में आने के बाद जिंदगी कैसे स्टार्ट हुई, लेकिन कहते हैं मुझे लगता है कि जिंदगी स्टार्ट हुई है एक सिंपल लिविंग ऑर्गेनिज्म से। जैसे कि मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि जेम्स जीन्स कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में ये आगाज में आई, यहाँ पे जो है ना वो लाइफ स्टार्ट हुई, एंड लेटर इट केप्ट ऑन चेंजिंग इनटू अ कॉम्प्लेक्स जनरेशन लाइक ह्यूमंस। तो वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था, ये चेंज होता होता अल्टीमेटली किसकी फॉर्म में आ गया, ह्यूमन की शक्ल में आ गया। तो इस तरीके से इंसानों का वजूद जो है वो जमीन के ऊपर स्टार्ट हो गया। द राइटर सेज दैट लाइफ ओनली एग्जिस्ट्स अंडर सूटेबल कंडीशंस। जो मैंने वहां पे आपको नेसेसरी एलिमेंट्स बताए थे उनको सूटेबल कंडीशंस भी कहते हैं। कहते हैं कि लाइफ जो एग्जिस्ट हुई है ना, एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ को एग्जिस्ट होने के लिए कुछ सूटेबल कंडीशंस की जरूरत होती है, कुछ नेसेसरी एलिमेंट्स की जरूरत होती है, एंड दीज कंडीशंस एंड दीज नेसेसरी एलिमेंट्स आर ओनली प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट है, ये सिर्फ कहाँ पे पाई जाती हैं, अर्थ पे। दीज कंडीशंस में बी प्रेजेंट at a specific distance from the sun where the temperature is suitable for life। और सूरज से फासले पे ये होते हैं जहां पे टेम्परेचर नॉर्मल रहता है और जहां पे इंसान जिंदा रह सकते हैं, और किसी भी सियारे के ऊपर ऐसा टेम्परेचर नहीं है जैसा कि अर्थ के ऊपर है। यही वजह है कि अर्थ के ऊपर लोग रहते हैं अकॉर्डिंग टू सर जेम्स जीन्स। He further explains the size of the universe। इसने एक और पॉइंट जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, वो क्या है, साइज ऑफ द यूनिवर्स, जो कि मैंने बहुत पहले पॉइंट पे आपको एक्सप्लेन किया है कि इसका साइज कितना है। इसका साइज मेजरेबल है या अनमेजरेबल है, डेफिनेटली अनमेजरेबल है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। He further explains the size of the universe as compared to our earth and the sun। He says that universe is, आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, the universe is frightening। ये यूनिवर्स हमारे लिए क्या है, खौफ ज़दा कर देने वाली है, बिकॉज क्योंकि वी कैन नॉट मेजर, हम इसको मेजर कर ही नहीं सकते। किसको, द स्ट्रेचेस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। स्ट्रेच किसको कहते हैं, जब आप हाथ में कोई इलास्टिक पकड़ो तो उसको आप जब खींचती हो तो उसमें स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है, वो चीज लंबी या खिंच जाती है। तो इससे क्या मुराद वो ले रहा है कि स्ट्रेचेस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, टाइम इतना ज्यादा और डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि इंसान उसको मेजर ही नहीं कर सकता। ये एक रीजन है कि हम लोग क्या फील करते हैं, फ्राइटनिंग फील करते हैं, ठीक है। वी फील अलोन ऑन द अर्थ, वी फील अलोन। अलोन से क्या मुराद है, हम लोग अगर देखें तो हमें लगता है कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है, लेकिन अगर हम लोग यूनिवर्स को देखें और यूनिवर्स में मौजूद जितने भी स्टार्स हैं, स्पेस है, यूनिवर्स है, अगर हम उसको देखें तो हम लोग डेफिनेटली लोनलीनेस फील करते हैं और अपने आप को अलोन फील करते हैं कि हमारी अर्थ के ऊपर ही सिर्फ इंसान रहते हैं और किसी भी सियारे के ऊपर इंसान नहीं रहते। वी फील अलोन ऑन द अर्थ एज वी फाइंड नो लाइफ नियर द प्लैनेट अर्थ, क्योंकि अर्थ के अलावा नजदीक जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर जिंदगी का वजूद नहीं है। देयर एज ओनली स्पेस मिलियंस माइल फ्रॉम द अर्थ, और ये भी मिलियन माइल्स ऑफ अर्थ जो है स्पेस के अंदर बहुत, बाकी जो सियारे हैं पॉसिबल है कि गर्दिश करता हुआ कोई सियारा फिर इसके नजदीक आ जाए, लेकिन अभी इससे इतने फासले पे कोई भी जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है। ओके बेटा, ये थी आप लोगों की समरी जो कि आज हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा लेसन को, और लेसन की टेक्स्ट हम लोगों ने नहीं पढ़ी, उसके पीछे रीजन क्या होगा वो मैं आपको वर्बल ही बता देती हूँ ऑडियो में ही।
उसका रीज़न ये है बेटे कि आपको पेपर में इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन आनी, इसकी सिर्फ क्वेश्चन आंसर आने हैं, ट्रांसलेशन आपको पेपर में नहीं आनी। जैसे आप लोगों को फर्स्ट ईयर में जो आपका लेसन था बटन बटन, उसके बाद क्लियरिंग इन द स्काई, डार्क द वैन, गोल्डन नाइट, वो लेसन थे, उनकी आपको ट्रांसलेशन आती थी। लेकिन सेकंड ईयर में आप लोगों को सिर्फ क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपको इसकी ट्रांसलेशन नहीं आती। दिस इज द रीज़न दैट वी गो थ्रू द समरी। आप लोग अभी चूंकि इस पे हमारा ऑनलाइन क्लास के अंदर उस पूरे लेक्चर को रीडिंग करना चूंकि थोड़ा फिजिबल नहीं था, ये इसीलिए मैंने समरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल के बहुत डिटेल से आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके बाद हमारे इंशाल्लाह ऑनलाइन जो है वो सेशंस भी होंगे, जिसमें आप लोग जो है ना वो ऑडियो कॉल की तरह मुझसे डिस्कस भी करोगे इन सब पॉइंट्स को। तो वो बच्चे आप लोगों ने छोड़नी नहीं है। टेक्स्ट ये नहीं कहना कि अगर यहाँ पे हम लोग नहीं पढ़ रहे तो आप लोग उसको नहीं गो थ्रू करोगे। ये बुक का जो लिंक मैंने आपको पीछे दिया है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ। वो लिंक है हमारा ये वाला, ये बुक है और ये लिंक है जो कि आप लोग इस लिंक से अपनी बुक को डाउनलोड करोगे और यहाँ से आप लोग अपना फर्स्ट चैप्टर पढ़ोगे। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि आप लोगों का होम टास्क क्या होगा, आप लोगों ने घर में क्या करना है और कल आप लोग कितनी तैयारी के साथ आओगे। आप लोगों ने बेटे इन सारी स्लाइड्स को आपने अच्छे तरीके से उनको सुनना है, अंडरस्टैंड करना है और जो मीनिंग्स आपको डिफ़िकल्ट लगे, जिनकी आपको समझ नहीं आई, वो आपने मुझसे पूछने हैं। उसके बाद आप लोगों ने मेमोराइज़ करना है हाईलाइट पॉइंट्स को। हाईलाइट पॉइंट्स अलग से आप लोगों ने रजिस्टर पे दोबारा से इसको सुनना है और हाईलाइट पॉइंट्स निकाल के आप लोगों ने उनको रजिस्टर पे लिख लेना है और उनको जुबानी याद करना है और फिर उनसे उन हाईलाइट पॉइंट्स को जोड़ते हुए आप लोगों ने एक स्टोरी बनानी है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आप लोगों ने आज स्टोरी में या इस पूरी थ्योरी के अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा। उसके बाद आप लोगों ने लर्न करना है इसके अंदर जो भी इवेंचुअली यानी इवेंट्स जो इसमें हमने पढ़े हैं, जो कि हमने वेरी फर्स्ट स्लाइड के बाद जो हमारा आया था, 2-3 स्लाइड्स के बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इसके अंदर हम लोगों ने बिग बैंग थ्योरी को थोड़ा डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने जेम्स जीन्स का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि उसने बताया हमें कि ये अर्थ कैसे वजूद में आई, अर्थ के वजूद में आने के बाद लाइफ कैसे वजूद में आई, फिर ये अर्थ जो है हमारे लिए फ्रेटनिंग क्यों है, फिर इसमें स्ट्रेचेस ऑफ टाइम एंड स्पेस जो है, फिर इसके बाद जो नेसेसिटी एलिमेंट्स हैं। तो इन सारे इवेंट्स को आप लोगों ने बहुत डिटेल के साथ पढ़ना है और इसको अंडरस्टैंड करना है। और उसके बाद आप लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस बनाने हैं। आई होप कि अब आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि आप लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आप लोग इसमें से जनरेट कर सकते हो और अपने नोट्स आप लोग बना सकते हैं। और किसी बच्चे को कोई भी कोई इशू हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइस। आप लोग किसी भी टाइम जो है कॉन्टैक्ट नंबर मेरा आपके पास होगा, आप लोग मुझसे डिस्कस करें, पूछें। जो भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे उसको पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। दोबारा से इंशाल्लाह ऑनलाइन सेशंस में दोबारा हम इसको डिस्कस करेंगे। जो जो आपको क्वेरीज हुई वो आप लोग एक पेज पे लिख लीजिएगा। जिस बच्चे को जहाँ पे भी कोई क्वेश्चन पूछना है आप लोग उसको राइट कर लें, तो उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।